हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया फोन। यूक्रेन से युद्ध खत्म न होने की बताई असली वजह। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर मोदी जी के फोन की बार बार घंटी क्यों बजा रहे हैं पुतिन। आखिर रूसी राष्ट्रपति को भारत से क्या चाहिए। दोस्तों सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां चीन ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री ने चाइना को दिया दो टूक जवाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अगर आपने कल तक भी आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं कराया, क्या आपके आधार कार्ड को इनएक्टिव कर दिया गया है या नहीं। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किया फोन। यूक्रेन से युद्ध खत्म न होने की बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने भी मान लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना बॉस। रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है उस पर खुद से फोन करके पीएम मोदी जी को दी है जानकारी। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी जी ने शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रूस के नेतृत्व में उठाए गए कदमों का समर्थन किया। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को रशिया की मौजूदा स्थिति और ताजा घटनाक्रमों से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि यूक्रेन किसी तरह के समझौतों के लिए राजनीतिक एवं राजनयिक कदम उठाने से इनकार कर रहा है। इस दौरान मोदी जी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की अपनी पॉलिसी पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान पीएम मोदी जी ने 24 जून को रशिया में वैगनर आर्मी की बगावत और तख्तापलट की कोशिश के संबंध में राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन किया। उन्होंने रशिया में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पुतिन के नेतृत्व में उठाए गए कदमों का समर्थन भी किया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के डिजिटल शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले हुई, जिसकी मेजबानी 4 जुलाई को भारत द्वारा की जाएगी। इससे एक दिन पहले रशिया के सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पेत्रुशेव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रशिया में नवीनतम सुरक्षा घटनाक्रम पर चर्चा हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी और पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की है और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का अपना आह्वान दोहराया। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण की निंदा नहीं की और वो कहता रहा है कि संकट को कूटनीति एवं बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि मोदी के फोन की बार बार घंटी क्यों बजा रहे हैं पुतिन। आखिर रूसी राष्ट्रपति को भारत से क्या चाहिए, तो आपको बता दें पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी जी को रशिया के एक एक घटनाक्रम की जानकारी देने के पीछे सबसे बड़ी वजह है। इसे समझने की आवश्यकता है। यूक्रेन के साथ रशिया की जंग अपेक्षा से ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है। अब पुतिन को आंतरिक विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रशिया की प्राइवेट सेना वैगनर का विद्रोह छुपा नहीं है। पुतिन को भारत पर बेपनाह भरोसा है। रूसी राष्ट्रपति को पता है कि अगर आगे जंग रुकवाने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो एकमात्र भारत ही है। दोस्तों आपको हर खबर के पीछे का बैकग्राउंड इतने अच्छे तरीके से और कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आज नए से आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मोदी जी के लिए और मोदी जी की बढ़ती पूरे विश्व में साख के लिए उनको लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन ने हमारी संप्रभुता का किया है उल्लंघन। जी हां, भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री जयशंकर जी का ड्रैगन को करारा जवाब, कह दिया दोनों हाथों से बजती है ताली। जी हां दोस्तों, बता दें भारत और चाइना के बीच पिछले 3 साल से रिश्ते पहले जैसे नहीं है। एलएसी पर विस्तारवादी नीति की वजह से चाइना कई बार भारत से करारा जवाब पा चुका है, लेकिन फिर भी समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है। अब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चाइना को संबंधों को लेकर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गिरावट भारत की ओर से नहीं बल्कि चीन की ओर से पैदा की गई है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है और किसी रिश्ते को चलाने के लिए दो तरफा प्रयास की जरूरत होती है। मंत्री ने नया भारत और विश्व विषय पर श्यामा प्रसाद व्याख्यान देने के बाद ये बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या दो
एशियाई दिग्गजों के बीच कामकाजी संबंध हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंततः ताली बजाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है और चाइना को भी व्यवहारिक रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। जयशंकर जी ने कहा कि अगर बेहतर कामकाजी संबंध बनाए रखना है तो चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 1993 और 1996 में हुए समझौतों का पालन करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने कहा कि हम मानते हैं कि चाइना एक पड़ोसी है और एक बड़ा पड़ोसी देश है। आज वो बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था और बड़ी शक्ति बन गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और एक दूसरे के हितों का सम्मान करना होता है। उन्होंने कहा और हमारे बीच हुए समझौतों का पालन किया जाना होता है और हमारे बीच बनी सहमति से मुकरना ही आज मुश्किल दौरे की वजह है। साथ ही साथ दोस्तों, जयशंकर जी ने यह कह करके चाइना को बता दिया है कि दोनों हाथों से जो तालियां बजती हैं उसमें एक हाथ तुम्हारा है जो बिल्कुल दूर जा चुका है और तुम चाहते हो कि बिना हाथ दिए ही ताली बज जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, हमारे साथ सहयोगी बनना पड़ेगा। हम शांति धारक है तो तुम्हें भी शांति धारक बनना पड़ेगा। अगर तुमने उलट करने की कोशिश की तो तुम्हें उलट ही जवाब मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां बिलावल भुट्टो की तरह भारत नहीं आ पाएंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। बना दिया गया भारत की तरफ से शहबाज का मुंह, वर्चुअल तरीके से एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। यह है सबसे बड़ी वजह है। आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है। एक बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में शरीफ की भागीदारी दिखाती है कि पाकिस्तान एससीओ को बहुत अधिक अहमियत देता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, समृद्धि और क्षेत्र के साथ जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक में भाग लेंगे, जिसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई 2023 को होगा। बयान के मुताबिक एससीओ के मौजूदा अध्यक्ष की हैसियत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बैठक में शामिल होने का आमंत्रण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया गया है। इस बैठक में महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर और एससीओ के सदस्य देशों के बीच सहयोग की भावी दिशा तय करने पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार को यह था कि जिस प्रकार से बिलावल भुट्टो भारत गए हैं एससीओ विदेश मंत्रियों की मीटिंग में, ऐसे ही शहबाज शरीफ भी भारत जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कूटनीति में बहुत चीजें सोच समझ कर की जाती है। ऐसे में भारत ने भी बहुत कुछ सोच समझ कर इस मीटिंग को वर्चुअली कर दिया दोस्तों, यानी कि अब ऑनलाइन ही ये मीटिंग हो पाएगा। अब ऐसे में पूरा शहबाज शरीफ का कुनबा दोस्तों इस बात से खासा नाराज दिखाई दिया है, क्योंकि आगे से कोई मंत्री मना करता उससे पहले भारत ने ही उनके मना करने का जरिया ही खत्म कर दिया, रास्ता ही खत्म कर दिया कि तुम कोई नखरा हमारे सामने दिखा पाओ। इससे बेहतर है कि इसको वर्चुअली कर दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार जो भी कदम उठाती है वास्तव में बेहतरीन कदम उठाती है दोस्तों, और किसी को शिकायत का मौका तक ही नहीं देती, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? क्या वापस से पीएम मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री? देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या जवाब देती है। और दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आज शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल पर जबरन बीआरआई परियोजना क्यों थोप रहा है चाइना? जिनपिंग की चाल का भारत से सीधा कनेक्शन। जी हां, चीन ने 31 दिसंबर को दावा किया था कि उसने नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तैयार किया है। इस दावे पर नेपाल की नई नवेली प्रचंड सरकार ने भी आश्चर्य जताया था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों से उस वक्त दो टुक लहजे में चाइना के दावे को खारिज कर दिया था। अब चाइना के बीआरआई के तहत नेपाल में एक के बाद एक परियोजनाएं एक तरफा शुरू करने से नेपाली राजनयिक हलकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले शुक्रवार को नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने ट्विटर पर बीआरआई को लेकर एक नया बम फोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि नेपाल में वीचैट पे क्रॉस बॉर्डर भुगतान सेवा का उद्घाटन वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया कदम है, जो बीआरआई के तहत सीमा पार लिंकेज के 5 पहलुओं में से एक है। हालांकि काठमांडू दावा करता रहा है कि नेपाल में बीआरआई के तहत कोई भी परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है। सोमवार को नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एनपी सऊद ने कहा कि बीआरआई की परियोजना कार्यान्वयन योजना नेपाल और चाइना के बीच चर्चा के चरण में है। बीआरआई के तहत नेपाल में एक भी परियोजना पूरी नहीं की गई है। काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध और कूटनीति विभाग के प्रोफेसर खड़गा केसी ने कहा कि चीनी पक्ष नेपाल और चाइना के बीच बढ़ते जुड़ाव को दिखाने के लिए परियोजनाओं को बीआरआई के तहत शामिल कर रहा
है। उन्होंने ये भी कहा कि वे यानी चाइना शायद नेपाल में अपनी भागीदारी और मौजूदगी बढ़ाना चाहते होंगे, जो उनका मानना है कि भारत की तुलना में कमजोर है। केसी के अनुसार क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने के लिए दूसरे देशों में, खासकर अपने क्षेत्रों में अपना दबदबा दिखाना चाहती है, लेकिन चीन इसमें कभी सक्सेस हो नहीं पाएगा। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पीओके के एक शख्स का पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति पर फूट गया गुस्सा। कहा, यहाँ तो बिरयानी भी तब मिलती है जब कोई मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान महीनों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। अब इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है कि राशन के लिए भागकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बिरयानी भी किसी के मरने पर ही मिलती है। इस वीडियो को ट्यूब्रो ऑफिशियल नाम के यूट्यूबर ने शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूट्यूब चैनल ने लिखा है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, बस पाकिस्तान की असलियत को दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उस वीडियो में एक पाकिस्तानी बुजुर्ग कहता है कि खाना उस वक्त मिलता है जब हम दौड़कर जाते हैं और लाइन में लगते हैं, और बिरयानी भी उस वक्त मिलती है जब कोई शख्स मर जाता है। ऐसे में इस शख्स ने दोस्तों पाकिस्तान की रियलिटी बता दी है, और जिसके बाद ये वायरल पूरे सोशल मीडिया पर होता दिखाई दे रहा है ये वीडियो। चलता अगली खबर की तरफ, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर मिल रही तारीख पे तारीख भड़के भारत ने अब दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 25वीं बार सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए बातचीत को अगले सत्र के लिए बढ़ाया गया है, और भारत ने इस पर चेतावनी दी है कि ये बातचीत प्रक्रिया में सुधार किए बिना 75 साल तक जारी रह सकती है। वार्ता की विफलता को एक बर्बाद अवसर बताते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि यह प्रक्रिया वास्तविक सुधार की दिशा में किसी भी तरह की प्रगति के बिना अगले 75 वर्षों तक चल सकती है। भारत, जापान समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान का गुट इसका विरोध कर रहा है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN में तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक कि प्रक्रिया के महासभा के नियमों और एकल वार्ता पाठ को इसके लिए नहीं अपनाया जाता, जैसा कि 2009 में IGN शुरू होने के बाद से इसने हर सत्र में किया है। महासभा ने वार्ता को सितंबर में शुरू होने वाले अपने अगले सत्र में स्थानांतरित करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते हैं, जहां अब चीन से नहीं डरेगा ताइवान, अमेरिका देगा 27 अरब के हथियारों का जखीरा, बाइडेन सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, अमेरिका ने ताइवान की मदद करके एक बार फिर चीन को आंखें दिखाने की कोशिश की है। गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान को $332.2 मिलियन का गोला बारूद बेचेगा। अमेरिका ने यह ऐलान करके ताइवान की सैन्य शक्ति बढ़ाने में बड़ी मदद की है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने $332.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत के लिए विदेशी सैन्य बिक्री FMS को मंजूरी दे दी। हथियारों के पैकेज में 30 मिलीमीटर गोला बारूद, व्हील्ड व्हीकल के लिए स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को IMF डील में क्या मिला, आखिर $3 अरब पाने के लिए शहबाज सरकार को अब क्या करना होगा। पहले आपको बता दें कि IMF से लोन मिलने पर पाकिस्तान ने कहा काश दोबारा कर्ज ना लेना पड़े, ये कर्ज भी हमारा चुक जाए। बता दें, पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट यानी SBA पर कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को यह खुशखबरी IMF कार्यक्रम के खत्म होने की आखिरी तारीख को मिली है। इसे गंभीर भुगतान असंतुलन का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए अंतिम समय में एक बचाव पैकेज माना जा रहा है। हालांकि समझौते का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को IMF से इतना कर्ज तुरंत मिलने वाला है। इस पैसे को पाने के लिए भी पाकिस्तान को लंबी जद्दोजहद करनी होगी। इस्लामाबाद IMF की 2019 में सहमत $6.5 बिलियन की विस्तारित फंड सुविधा की 9वीं समीक्षा के तहत $1.1 बिलियन को पाने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा था। IMF ने कहा है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौते को मंजूरी देने के लिए वैश्विक ऋणदाता का बोर्ड जुलाई के मध्य में बैठक करेगा। दोस्तों, IMF की इस डील में पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसने लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ के समय पर रिवॉल्यूशन की मांग की गई है। इसका मतलब है कि चुनावी साल में पहले से ही रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के बावजूद बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डील के बाद ही, सारे पॉलिसी और सारे नियम लागू करने के बाद ही IMF की तरफ से $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा पस्त होती दिखाई दे सकती है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बिहार में बहुत बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, गुफा से
से 29 आईईडी बम बरामद, कोडेक्स वायर भी बरामद। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सलियों की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों पर हमले की नीयत से गुफा में छिपाए गए आईईडी विस्फोटकों को औरंगाबाद पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर बरामद कर लिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र के गिजनिया बथान पहाड़ी इलाके में नक्सलियों ने गुफा में केन बम छिपा कर रखे थे। सर्च अभियान के दौरान 29 आईईडी और 60 मीटर कोडेक्स वायर बरामद किया गया है। नक्सलियों ने सीरियल बम धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए ये बम बनाए थे। एसपी के निर्देश पर एएसपी अभियान राजेश कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन और औरंगाबाद पुलिस ने पहाड़ों पर संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां फ्रांस में लगेगी इमरजेंसी, तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों दुकानों को लगाई आग, 875 लोग अरेस्ट। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस द्वारा एक किशोर को गोली मारे जाने की घटना के बाद यहां लगातार तीसरे दिन लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक लगाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। आगजनी की ओर पुलिस कर्मियों पर पटाखे फेंके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की। इस सिलसिले में 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प की घटनाओं में 200 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पेरिस के दक्षिण में एवरी कोरन्स में एक पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उधर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अगर इमरजेंसी का ऐलान होता है तो अधिकारियों को कर्फ्यू घोषित करने, प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने और पुलिस को संदिग्ध दंगाइयों को रोकने और घरों की तलाशी लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, अंतिम बार 2005 में लगी थी इमरजेंसी। जी हां, 2005 में भी फ्रांस में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। उस समय की सरकार ने लगभग 2 सप्ताह की झड़पों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएमएलएन के शीर्ष नेता ने नवाज शरीफ के लौटने का दिया संकेत, कहा महज 2.5 घंटे दूर हैं पाकिस्तान से नवाज शरीफ। जी हां, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के एक वरिष्ठ नेता ने आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की वापसी का गुरुवार यानी 29 जून को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले लंदन में पाकिस्तान से 8 घंटे दूर थे और अब दुबई में बस 2.5 घंटे ही दूर हैं। पीएमएलएन प्रमुख नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के बीच आगामी चुनावी गठजोड़ पर सहमति के लिए दुबई में हाल में हुई बैठक का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पीएमएलएन और संघीय मंत्री मियां जावेद लतीफ ने कहा कि जब नवाज शरीफ लौटेंगे तब देश की तरक्की होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां कन्हैया लाल के आरोपियों को पकड़ना नहीं चाहती थी गहलोत सरकार, एनआईए ने किया गिरफ्तार। उदयपुर की रैली में बोले अमित शाह जी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के उदयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं। अगर कांग्रेस इनके इसी रास्ते पर चलती रही तो नॉर्थ ईस्ट की तरह ही पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके अलावा कन्हैया लाल मामले को लेकर भी अमित शाह जी ने राजस्थान की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह जी ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने राज्य में वंशवाद और जातिवाद का विकास किया है। सरकार ने राज्य की तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंसा का नंगा नाच करने का काम किया है और यही वजह है कि राज्य की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। पीएम मोदी ने अपनी बेहतर नीतियों के जरिए देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। हमारी विचारधारा ने इस देश को सुरक्षित बनाया है। जी हाँ, वहीं कन्हैया लाल केस को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह जी ने कहा कि ये सरकार तो आरोपियों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, सुरक्षा तक नहीं दी। एनआईए ने आरोपियों को पकड़ा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, वरना कन्हैया लाल के दोषियों को कब का फांसी पर लटका चुके होते। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर नितिन गडकरी जी का 2024 के लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी, कहा आएंगे तो मोदी ही। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक मामलों में आए अपनी सफ गोई के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौटेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करके बहुमत की सरकार बनाई थी। गडकरी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को लेकर भी कहा है कि भाजपा ही यहाँ जीतने वाली है। हालांकि तेलंगाना के चुनावों को लेकर उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया और कहा है कि हम एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेंगे, हमारी ताकत वहाँ पहले से ज्यादा होगी। नितिन गडकरी जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम पहले भी मिली सीटों से ज्यादा हासिल करेंगे। हमने देश का भविष्य बेहतर किया है और लोग पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें फिर से जिताने वाले हैं, यानी कि आएंगे तो मोदी ही। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी यही कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की
बात करें जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उद्धव ठाकरे से जुड़ी बड़ी खबर। क्या इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन करेगी शिवसेना? सूत्रों से मिले हैं ये संकेत। आपको भी बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सूत्रों से इस बात के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार संसद के मॉनसून सेशन में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पेश कर सकती है। बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी संकेत दिए हैं कि आगामी 5 अगस्त के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का बिल संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में 5 अगस्त के दिन 2 ऐतिहासिक घटनाओं, पहला अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी बनाना और राम मंदिर जी के फैसले का भी जिक्र किया। जी हां दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए केंद्र सरकार की पहल का समर्थन कर सकती है। जी हां दोस्तों, पार्टी नेता संजय रावत ने कहा है कि पार्टी की सोच हमेशा यूसीसी के साथ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय समान नागरिक संहिता के विधेयक का मसौदा तैयार होने के बाद ही लिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अब देखने को यह मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी पूरे भारत में लागू हो ही जाएगा। जिस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ विपक्षी दल भारत के मोदी सरकार के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं और यूसीसी के समर्थन में पूर्ण रूप से बहुमत देने की बात कह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय क्या देने वाले हैं कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं भारत की जनता, देखते हैं। चलते हैं और खबर की ओर, जहां पर योगी है तो कैसा डर, अतीक की कब्जाई जमीन पर 76 परिवारों को मिला आशियाना। सीएम योगी जी ने खुद सौंपी चाबियां। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में गरीबों के घर का सपना पूरा हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लाभार्थियों को उनके घर के सपनों की चाबी दे दी। लाभार्थी भी घर की चाबी पाकर बेहद खुश दिखाई पड़े। लोगों ने कहा कि योगी है तो कैसा डर है, माफिया तो मिट्टी में मिल गए और हम गरीबों को हमारा घर योगी सरकार ने दे दिया है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट पाकर मुस्लिम महिला लाभार्थी बेहद ही खुश नजर आई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर घबराए नहीं, सभी को जरूरी नहीं है पैन आधार कार्ड लिंक करना। इन लोगों को मिली है छूट, ना होगा इनऑपरेटिव, ना लगेगी पेनल्टी। जी हां दोस्तों, पैन कार्ड आधार कार्ड को आपस में लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून 2023 यानी कल तक की समय सीमा दे दी थी। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 की समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग कल यानी आज 1 जुलाई से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। कई सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्य के लिए पैन कार्ड एवं एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, अगर पैन को आधार से लिंक नहीं करके ऐसे ही काम चला रहे हैं दोस्तों तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, हालांकि पैन आधार लिंक की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। इन लोगों का आधार पैन से लिंक न होने के बावजूद भी इनऑपरेटिव नहीं होगा। अगर ये लोग पैन को आधार से लिंक भी करना चाहे तो इन्हें पेनल्टी नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है वो लोग तो आपको बता दें। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(a) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में किन किन को छूट मिली है आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीयों को यानी एनआरआईओ को, कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था, और चौथा ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। ऐसे में दोस्तों इसके आधार पर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और किन किन भारतीयों, किन किन लोगों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ